नमस्कार दोस्तों, मौनवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो कि एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चल रहा था, आज उसका अध्याय 6 है जल की विविधता अवस्थाओं की यात्रा। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा, उसको देखते हैं। कुछ पंक्ति दिया हुआ है तथा यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती तो विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे। इन्होंने कहा है त्रिकुलर कहा है। तो कहता ग्रीष्म काल की एक दोपहर में आबी और थीरब, जो कि दो व्यक्ति का नाम है, शिकंजी का आनंद ले रहे थे। शिकंजी जो बर्फ़ होता है, शिकंजी में बर्फ़ देखकर थीरब के मन में अनायास की बर्फ़ हुआ जल की प्रकृति के बारे में विचार आने लगे। वह चकित होकर सोचने लगा। देखिए क्या सोच रहा है, उसके बारे में देखते हैं। कहता छूने पर बर्फ ठोस लगती है और इसे हम अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं, जबकि जल को इस तरह नहीं पकड़ा जा सकता है, इसलिए ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे। कहता नहीं, ये दोनों एक ही पदार्थ हैं। कहता आबी के विचार, आबी जो कि लड़की है, थीरब लड़का का नाम है। कहता आबी के विचार थीरब से अलग है। आप क्या सोचते हैं, वे ऐसे क्यों सोचते हैं? कहता हम जल को परिस्थितिक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के अंदर हिमीकरण यंत्र फ्रीजर में रखते हैं और जांचते हैं कि क्या यह बर्फ़ में परिवर्तित होता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि जब जल को हिमीकरण यंत्र फ्रिज में रखते हैं या बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, तब संभवतः फ्रीजर के अंदर बर्फ़ में कुछ मिल जाता होगा। क्या आपको लगता है कि थीरब सही है? आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? कहता क्रियाकलाप 8.1 आइए अवलोकन करें। कहता है कप में बर्फ़ का एक टुकड़ा डालें, इसे मेज पर रखें और इसका अवलोकन करें। बर्फ़ धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो जाती है। इन अवलोकनों से आप यह निष्कर्ष निकालते हैं, क्या आपका यह अर्थ है कि बर्फ़ व जल एक ही पदार्थ है? हाँ, बर्फ़ व जल एक ही पदार्थ के दो रूप हैं। एक ही पदार्थ है लेकिन उसका रूप अलग अलग है। इन रूपों को अवस्थाएं भी कहा जाता है। जल की ये विभिन्न अवस्थाएं अपने व्यवहार में कई अंतर रखती है। जल बहता है पर बर्फ़ नहीं, जल छलकता है पर बर्फ़ नहीं। कहता जल के विलुप्त होने की क्रिया की जांच करें। कहता वर्षा काल की एक सुबह है, विद्यालय जाते समय आबी और थीरब देखते हैं कि खेल के मैदान में कई गड्ढे हैं जिनमें जल भरा हुआ है, और उस शाम जब वे मैदान में खेलने गए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ गड्ढे में से जल की मात्रा कम हो गई। क्या आपने कभी गड्ढों में से जल की मात्रा कम हो गई, क्या आपने कभी गड्ढों में से जल को विलुप्त होते देखा? यह कहा जाता होगा, अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। आपने जल को और कहाँ विलुप्त होते देखा है? क्या आप कोई संभावित कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा? आपने देखा होगा कि बर्तन धोने के कुछ समय बाद बर्तनों की सतह पर बचा हुआ जल सूख जाता है। क्या आपके द्वारा पहले सोचा गया था कारण इस स्थिति में भी जल के विलुप्त होने की व्याख्या करता है? आबी सोच रही थी कि बर्तनों की सतह से जल रिस गया होगा। थीरब सोचता है कि बर्तनों की सतह से जल नहीं रिसता है। एक क्रियाकलाप की रूपरेखा बनाएं और जांचें कि किसका कथन सही है। देखिए, थीरब कहता मुझे लगता है कि खेल की मैदान की मिट्टी ने पानी सोख लिया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्रियाकलाप 8.2 में आइए जांच करें। कहता चित्र 8.1 में दर्शाए अनुसार स्टील की एक प्लेट या थाली में एक चम्मच जल लें।
देखें कि जल प्लेट की दूसरी ओर रिश्ता है या नहीं। इसे नियमित अंतराल पर तब तक देखते रहें जब तक जल पूरी तरह से विलुप्त न हो जाए। आप क्या अनुमान लगाते हैं, क्या यह क्रियाकलाप इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिश्ता है? यदि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिश्ता है तो फिर जल कहाँ गया? यह जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे जल वाष्प कहते हैं। जल जो है गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे जल वाष्प कहते हैं। जल वाष्प जल की दूरी अवस्था है। आइए एक और अवलोकन के बारे में सोचें, जहां आप देखते हैं कि जल विलुप्त हो रहा है। जब हम डोसा बनाते हैं तब हम गर्म तावे पर जल छिड़कते हैं और जल विलुप्त हो जाता है। यह कहाँ जाता है? आइए विचार करें। कतः जल का क्या हुआ होगा, जिसके बारे में एक विस्तृत रेखा चित्र, नामांकन और शीर्षक के साथ बनाए। गर्म तवे पर जो जल छिड़का जाता है वह भाप में बदल जाता है। वास्तव में जल वाष्प है, जिसका कुछ भाग जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कमरे के सामान्य तापमान पर भी लगातार होती रहती है। क्या आप वाष्पीकरण के अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? गीले कपड़े, पोछा लगे फर्श और शरीर के पसीने का सूखना इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। जब अब आप क्या सोचते हैं? गड्ढों से जल के विलुप्त होने का क्या कारण है? क्या यह भूमि में जल के रिसाव के कारण, जल के वाष्पीकरण के कारण, इन दोनों के कारण? जैसा ही आप अपने हाथों पर हैंड सैनिटाइजर मलते हैं वह विलुप्त हो जाता है। इसका क्या होता होगा? एक और रहस्य। अगले दिन आबी, थीरप और उनके मित्र शिकंजी बनाने का फैसला करते हैं। तैयारी के दौरान वे कांच के गिलास में ठंडा जल लेते हैं और उसमें बर्फ़ के टुकड़े डालते हैं। कुछ मिनटों के बाद उन्हें कांच के गिलास की बाहरी सतह पर कुछ रोचक दिखाई देता है। यह क्या है? आइए ऐसा क्रियाकलाप स्वयं करके पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 8.2 का क्रियाकलाप। कांच की गिलास जिसमें ठंडा जल व बर्फ के टुकड़े लिए गए हैं। क्रियाकलाप 8.3 आइए प्रयोग करें। एक कांच के गिलास में ठंडा जल ले। चित्र 8.2 में दिखाए गए चित्र के अनुसार इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डालें। इसे 5 मिनट तक बिना हिलाए डुलाए रखें और इसका अवलोकन करें। आपने अवलोकनों और मन में उठने वाले प्रश्नों को तालिका 8.1 में अंकित करें। आप कांच के गिलास की बाहरी सतह छूकर पता लगाए सकते हैं कि क्या यहाँ कोई परिवर्तन हुआ है। यहाँ आपके कई अवलोकन और प्रश्न हो सकते हैं। अवलोकन देखिए। अवलोकन की बर्फ जो है, आप जो बर्फ गिलास में डाले हैं उससे क्या परिवर्तन हुआ है? क्या गिलास बाहर से छूने पर ठंडा आता है या क्या होता है, इसमें आपको भरना है। आबी ने अवलोकन क्या की। कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें दिखाई दे रही है। प्रारंभ में जल की छोटी बूंदें जमा होती है और ये बूंदें साथ मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती है। आप उपर्युक्त प्रक्रिया को धातु के पात्र के साथ भी करके देख सकते हैं। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जल की बूंदें कहाँ से आ गई। कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों की उपस्थिति को समझते हुए उसके संभावित कारण बताएं। अपने मित्रों से चर्चा करें और इसके संभावित कारणों को चित्र 8.3 में देखें। हो सकता है कि कांच के गिलास से बर्फ निकलकर पिघल गई हो। देखिए 8.3 का चित्र है। कांच के गिलास की बाहरी सतह पर बनी जल की बूंदों की उपस्थिति समझाते हुए अपने संभावित कारण बताओ।
तो ये सारा दोस्त अपने में मिलकर बात कर रही है, बता रही है मुझे लगता है कि कांच के गिलास से कुछ जल रिस गया हूँ। नहीं, यह रिस नहीं सकता, कांच के गिलास में जल का स्तर कम नहीं हुआ है। कहता है यह कम हुआ होगा, परंतु इनकी भी इतना भी नहीं हुआ होगा कि देखा जा सके। कहता एक लंबी और संकीर्ण बोतल में जल के स्तर में हुआ मामूली परिवर्तन भी सहजता से दिख सक जाता है। कहता सामान्यतः तापमान पर हम किसी और गिलास में जल ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहीं जल का रिसाव तो नहीं हो रहा। कहता संभावित कारणों पर चर्चा की श्रृंखला। कहता इस विषय पर आपके आसपास भी विभिन्न संभावित कारण हो सकते हैं। आप दूसरों के कारणों से सहमत और असहमत हो सकते हैं। आबी और थिराव ने भी कई संभावित कारणों पर चर्चा की। आप इन संभावित कारणों के विषय में क्या सोचते हैं कि जिनका उल्लेख 8वें चित्र में दिया गया है। देखिए, पौधे पर ओस की बूंदे दिखाया गया है कि अगर पौधे पर ओस की बूंदे हैं, ये कुछ देर में धूप या हवा लगने से ये बूंद कहाँ गायब हो जाता है, उसके बारे में बताना है। कहता उपर्युक्त तर्क पर चर्चा करते रहे और इस चर्चा में सहायता करने वाले साक्ष्य खोजने के लिए क्रियाकलाप संचालित करें। सोचे कि ऐसा जल की बूंदें आपने और कहाँ देखी है। आपने पौधों पर ओस की बूंदें देखी होगी। हमें सुबह के समय ओस की बूंदें अधिक क्यों दिखाई देती है? जब हम आधे भरे बर्तन में जल उबालकर उसे स्टील की प्लेट से ढक देते हैं तो जल की कुछ बूंदें प्लेट की भीतरी सतह पर जमा हो जाती है। ये जल की बूंदें कहाँ से आती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कहते जब वायु में विद्यमान जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो जल की बूंदें बनती है। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। देखिए, कहता जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जब वाष्प से द्रव यानी कि जब वाष्प से जल बनता है तो उसे संघनन कहते हैं। कहता जल के संघनन की प्रक्रिया को समझने के बाद क्रियाकलाप 8.3 पर पुनः विचार करें। क्या क्रियाकलाप 8.3 में कांच के गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई देने वाला जल की संघनन के कारण हो सकता है? आइए इस क्रियाकलाप के माध्यम से इसकी जांच करें। कहता क्रियाकलाप 8.4 आइए मापन करें। आबी और थिराव अपने कारणों के साक्ष्य खोजने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। आप भी निम्नलिखित चरणों का पालन कर क्रियाकलाप कर सकते हैं। आपने अंकुरों को तालिका 8.2 में अंकित करें। कहता जल और बर्फ के टुकड़ों से आधा भरा हुआ कांच का गिलास ले, एक छोटी स्टील की प्लेट से इसे ढक ले और डिजिटल तराजू पर तौले। प्रत्येक 5 मिनट तक तराजू की रीडिंग का अवलोकन कर उसे अंकित करें। 30 मिनट तक अवलोकन करने के बाद आंकड़े एकत्रित कर तालिका 8.2 में अंकित करें। पूर्वानुमान लगाए कि डिजिटल तराजू पर रखे ठंडे जल के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। क्या यह बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा? द्रव्यमान कहने का मतलब है कि इसका वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें आप दिया हुआ है प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल में, पहला मिनट में कितना कम हुआ है, दूसरा ही 5वां मिनट में कितना कम हुआ, 10वां मिनट में कितना कम हुआ, उसे करके इसको भरना है। देखिए, वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता भी कहा जाता है। आपके क्षेत्र के दैनिक आर्द्रता आंकड़ों को समाचार पत्रों और अन्य स्रोतों में बताया जाता है। एक वर्ष के आंकड़े संचालित करें और यदि कोई पैटर्न है तो उसका ध्यान करें। कहता क्या आपने निष्कर्ष आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं? अपने प्रेक्षणों की व्याख्या करें। आपने कांच के गिलास पर जल की कुछ बूंदें देखी। कांच के गिलास पर जल की कुछ बूंदें देखी।
कहता होगी, वायु से जल वाष्प कांच के गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है और संघनन के कारण कांच के गिलास पर जल की बूंदें में परिवर्तित हो जाती है। डिजिटल तराजू पर ली गई रीडिंग अब बढ़ गई है। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जल की रिसाव गिलास की सतह से नहीं हो रहा है? क्या हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गिलास के बाहर एकत्रित जल के केवल संघनन के कारण है? नहीं, हम क्रियाकलाप 8.4 से ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। आप यह देखने के लिए और क्या कर सकते हैं कि कांच के गिलास से जल नहीं रिस रहा है। उत्तर खोजने के लिए आप क्रियाकलाप 8.4 में क्या बदलाव करेंगे? निम्नलिखित संसाधनों के साथ क्रियाकलाप 8.4 को दोहराइए। कांच के गिलास पर जल के स्तर को एक अस्थायी मार्कर या पारदर्शी टैप से चिन्हित करें। क्या